चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही सरल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारे शरीर की हर एक कोशिका, मतलब हर एक सेल, अपनी एक डायरी रख सकती, अपने जन्म से लेकर अब तक के सारे अनुभव, सारे फैसले अगर वो कहीं लिख सकती, वो डायरी हमें क्या कुछ नहीं बता सकती? शायद उन बीमारियों के राज जो अब तक अनसुलझे हैं। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसी ही रेवोल्यूशनरी तकनीक पर बात करने वाले हैं जो इस कल्पना को हकीकत बनाने के बहुत करीब ले आई है। इसका नाम है टाइम वॉल्ट्स। ये कोशिकाओं के लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती है, उनके अतीत को हमारे लिए सहेज कर रखती है। जी। तो हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टाइम वॉल्ट्स क्या हैं, इनका आविष्कार कैसे हुआ और इसकी कहानी YouTube से जुड़ी है जो कि काफी दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत मजेदार हिस्सा है। और सबसे जरूरी, ये कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई को कैसे हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये काम इतना मुश्किल है क्यों? मतलब किसी सेल के इतिहास को रिकॉर्ड करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों माना जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोशिकाएं, मतलब सेल्स, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वो एक नदी की तरह है, लगातार बदलती रहती हैं। अच्छा। आज जो सेल आपकी त्वचा बना रही है, हो सकता है कल वो कोई घाव भरने में लग जाए। तो इस पूरी यात्रा को रिकॉर्ड करने के हमारे मौजूदा तरीके बहुत लिमिटेड हैं। एक तरीका है कि हम एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से सेल्स को लाइव देखें, जैसे किसी रियलिटी शो पर नजर रखना। बिल्कुल। लेकिन इस रियलिटी शो में लाखों किरदार हैं और आपका कैमरा एक बार में सिर्फ 2 या 3 पर ही फोकस कर सकता है। आप कुछ मॉलिक्यूल्स को तो देख लेंगे, लेकिन कोशिका के अंदर जो बड़ी कहानी चल रही है, वो पूरी की पूरी फिल्म वो आपकी नजरों से छूट जाएगी। आपको सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, पूरा सार नहीं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप प्रयोग के आखिर में कोशिका को तोड़कर उसका एनालिसिस करें। ओके। ये एक स्नैपशॉट की तरह है। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि एक पार्टी में रात भर क्या हुआ, और आपके पास सबूत के तौर पर सिर्फ सुबह कचरे में पड़ी कुछ प्लेटें हैं। तो आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी अच्छी थी, लेकिन कौन कब आया, सबसे मजेदार पल कौन सा था, ये सब आप कभी नहीं जान पाएंगे। ये तरीका हमें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाता है, उस तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस नहीं। लेकिन हाल के कुछ सालों में क्रिस्पर जैसी तकनीकें भी तो आई हैं। मैंने पढ़ा है कि वो जेनेटिक रिकॉर्ड बना सकती हैं। हाँ, क्रिस्पर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कोशिका के डीएनए में किसी खास घटना को एक निशान की तरह दर्ज कर सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीमा भी वही है। क्या? आपको उसे पहले से बताना पड़ता है कि उसे क्या रिकॉर्ड करना है। अच्छा, मतलब ये एक खुली डायरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक गाइडेड डायरी है। आप कोशिका को कहते हैं, देखो जब भी तुम्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो अपने डीएनए में एक निशान बना देना। तो मतलब अगर उस कोशिका पर किसी दवा का असर हो रहा है या वो किसी वायरस से लड़ रही है, तो क्रिस्पर उसे देखेगा भी नहीं। एग्जैक्टली, वो उसे नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को रिकॉर्ड करने का निर्देश मिला था। तो आप वही खोज पाएंगे जो आप पहले से खोजना चाहते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सरप्राइजिंग है, वो छूट जाएगा। और साइंस की बड़ी खोजें अक्सर इन्हीं अनएक्सपेक्टेड चीजों में छुपी होती हैं। यहीं पर एक अनबायस्ड रिकॉर्डर की जरूरत महसूस हुई, एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी निर्देश के बस चुपचाप कोशिका की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता रहे। और इसी जरूरत ने वैज्ञानिकों को एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब जगह पर पहुंचाया, कोशिका के एक भुला दिए गए हिस्से में, और साथ ही YouTube पर। विज्ञान कभी-कभी बहुत अजीब रास्तों से आगे बढ़ता है। कहानी वाकई दिलचस्प है। बताइए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फे चेन नाम के एक वैज्ञानिक की लैब में एक छात्र कुछ रिसर्च कर रहा था, और तभी उसे YouTube पर एक वीडियो मिला। ये वीडियो लियोनार्ड रोम नाम के एक बायोलॉजिस्ट का था, जो खुद को मजाक में वॉल्ट गाय कहते हैं। वॉल्ट गाय मतलब तिजोरी वाला आदमी? जी, क्योंकि लियोनार्ड रोम ने 1980s में कोशिका के अंदर वॉल्ट्स नाम की इन चीजों की सह खोज की थी। ये वॉल्ट्स हमारी लगभग हर कोशिका में हजारों की संख्या में होते हैं। हर कोशिका में? हाँ, हजारों की संख्या में। माइक्रोस्कोप में ये 8 कोनों वाले छोटे छोटे बैरल या तिजोरियों जैसे दिखते हैं, लेकिन 40 साल की रिसर्च के बाद भी कोई ये पक्के तौर पर नहीं कह पाया कि प्रकृति ने इन्हें बनाया क्यों है। मतलब इनका असली काम क्या है, ये आज भी एक राज है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा रहस्य। एक मिनट, ये तो कमाल है।
मतलब हमारी कोशिकाओं में हजारों की संख्या में एक रहस्यमयी चीज है जिसका काम ही किसी को नहीं पता, और वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि चलो इसी को अपना रिकॉर्डर बनाते हैं। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे किसी पुरानी खाली पड़ी इमारत को एक हाईटेक डेटा सेंटर में बदल दिया जाए। यही इस खोज की खूबसूरती है। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जिसे कोशिका का गैर जरूरी हिस्सा माना जाता था। इससे फायदा ये हुआ कि इसके साथ छेड़छाड़ करने से कोशिका के जरूरी कामों में दखल देने का खतरा कम था। तो उन्होंने इसे एक रिकॉर्डर में बदला कैसे? वो क्या तरीका था जो इतना इंजीनियस माना जा रहा है? तरीका वाकई बहुत क्लेवर है। उन्होंने वॉल्ट के एक मेन प्रोटीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बदल दिया। उन्होंने इस प्रोटीन के साथ एक और छोटा प्रोटीन जोड़ दिया जिसमें मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए से चिपकने की नेचुरल एबिलिटी होती है। एमआरएनए, इसे हम कोशिका का वर्किंग मेमो या टू डू लिस्ट कह सकते हैं, है ना? ये हमारे डीएनए से निर्देश लेकर कोशिका के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो अगर आप किसी भी पल कोशिका के अंदर मौजूद एमआरएनए को पकड़ लें तो आप असल में उस पल की कोशिका की टू डू लिस्ट को पकड़ रहे हैं। आप ये जान सकते हैं कि कोशिका उस वक्त क्या करने की सोच रही थी। अच्छा, ये टाइम वॉल्ट प्रोटीन अब यही काम करता है। ये अपने आसपास तैर रहे एमआरएनए मॉलिक्यूल्स को पकड़कर अपने बैरल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बंद कर लेता है। तो ये एक तरह का आणविक जाल है जो कोशिका के इरादों को पकड़ लेता है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को शुरू और बंद कैसे करते? इसका कोई रिकॉर्ड बटन भी है? हाँ, और वो भी बहुत सरलता से किया गया है। ये रिकॉर्ड बटन एक आम दवा है। जब शोधकर्ता कोशिकाओं को ये दवा देते हैं तो वो बदला हुआ वॉल्ट प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है और एमआरएनए को पकड़ना शुरू कर देता है। मतलब रिकॉर्डिंग शुरू? हाँ, और जैसे ही दवा हटा ली जाती है प्रोटीन बनना बंद हो जाता है और रिकॉर्डिंग रुक जाती है। तो आपको समय पे पूरा कंट्रोल मिलता है। हाँ। और क्या ये काम कर रहा है? क्या कोशिकाएं इस नए मेहमान के साथ ठीक से रह पा रही हैं? प्रयोगों के नतीजे हैरान करने वाले थे। टाइम वॉल्ट्स ने 24 घंटे के दौरान कोशिका में बने एमआरएनए के एक बड़े हिस्से को सक्सेसफुली पकड़कर कम से कम 1 हफ्ते तक अपने अंदर सेफ रखा। 1 हफ्ते तक? जी, और सबसे जरूरी बात, जैसा कि फेई चेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, कोशिकाएं अविश्वसनीय रूप से खुश थीं। खुश थीं? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम वाकई कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर एक जासूस बिठाने से उसका व्यवहार जरा भी नहीं बदला? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि कोशिका खुश थी तो उनका मतलब होता है कि उन्होंने कई पैमानों पर उसे परखा। जैसे कि? उन्होंने देखा कि कोशिका की बढ़ने की रफ्तार सामान्य है, उसके मरने की दर में कोई बदलाव नहीं आया, और जो तनाव से जुड़े जीन होते हैं, स्ट्रेस जीन्स, वो भी एक्टिव नहीं हुए। मतलब कोशिका को ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसकी यादें रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो वो अपना काम सामान्य रूप से करती रही। बिल्कुल, और यही इस तकनीक की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, तो तकनीक शानदार है, ये सेल्स को परेशान भी नहीं करती। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसका असली दुनिया में क्या उपयोग है? ये हमें कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में कैसे मदद कर सकती है? स्रोतों में बताया गया है कि इसका पहला बड़ा परीक्षण परसिस्टर सेल्स नाम की कैंसर कोशिकाओं पर किया गया। ये क्या होती हैं? परसिस्टर सेल्स कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये वो कुछ कैंसर कोशिकाएं होती हैं जो कीमोथेरेपी या दूसरी दवाओं के हमले से बच निकलती हैं। अच्छा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनमें दवा से बचने के लिए कोई नॉन जेनेटिक बदलाव, मतलब म्यूटेशन नहीं होता। ज्यादातर कैंसर कोशिकाएं इलाज से मर जाती हैं, लेकिन ये कुछ जिद्दी कोशिकाएं एक तरह की नींद की अवस्था में चली जाती हैं और बची रहती हैं। और फिर इलाज खत्म होने के बाद वापस आ जाती हैं। बिल्कुल, महीनों या सालों बाद यही कोशिकाएं दोबारा जागती हैं और कैंसर के वापस आने का कारण बनती हैं। और मुश्किल ये पता लगाना था कि ये बचती क्यों है। हाँ, क्योंकि जब आप किसी कोशिका पर दवा का हमला करते हैं तो उसके अंदर हजारों चीजें एक साथ बदल जाती हैं। कोशिका बहुत ज्यादा तनाव में आ जाती है। अब इन हजारों बदलावों में से वो कौन सा 1 या 2 बदलाव हैं जो उसे बचने में मदद कर रहे हैं, ये खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। और टाइम वॉल्ट्स ने इस पूरी समस्या को एक अलग ही नजरिए से देखा। बिल्कुल, उन्होंने सवाल ही बदल दिया। उन्होंने ये पूछने के बजाय कि दवा के हमले के बाद इन कोशिकाओं में क्या होता है, ये पूछा कि हमले से ठीक पहले इन कोशिकाओं में ऐसा क्या खास चल रहा था। अच्छा, तो उन्होंने दवा देने से पहले रिकॉर्डिंग शुरू की? एग्जैक्टली। उन्होंने दवा देने से पहले टाइम वॉल्स की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी
और उन कोशिकाओं के mRNA को पकड़ लिया जो बाद में दवा से बच निकलने वाली थी। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोशिकाएं इलाज शुरू होने से पहले ही बाकियों से अलग थीं। ये तो ऐसा है जैसे उन्हें पता था कि उन पर हमला होने वाला है। आप जो कह रहे हैं वो इस खोज का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। उन्हें ऐसे सैकड़ों जीन मिले जो इन परसिस्टर कोशिकाओं में दवा के संपर्क में आने से पहले ही ज्यादा एक्टिव थे। पहले से ही? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसका मतलब है कि परसिस्टेंस शायद दवा के प्रति एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि कुछ कोशिकाओं की एक प्री एग्जिस्टिंग स्टेट है। वो पहले से ही एक डिफेंसिव मोड में बैठी थी। तो क्या इन जीन से हमें कोई सुराग मिला कि उनकी रक्षात्मक रणनीति क्या थी? हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने इन जीन्स का एनालिसिस किया तो पाया कि उनमें से कई जीन कोशिका के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने और एंटीऑक्सीडेंट बनाने से जुड़े थे। अच्छा। ये ऐसा है मानो वे कोशिकाएं हमले से पहले ही अपने चारों तरफ एक कवच बना रही थी और अपनी ऊर्जा बचा रही थी। और सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि जब शोधकर्ताओं ने इनमें से कुछ सबसे ज्यादा एक्टिव जीनों को दूसरी दवाओं से ब्लॉक किया और फिर कैंसर की मेन दवा दी, तो दवा ने कहीं ज्यादा कोशिकाओं को मारना शुरू कर दिया। वाह, मतलब उन्होंने परसिस्टर सेल्स के गुप्त हथियार का पता लगाकर उसे पहले ही नाकाम कर दिया। ये तो कैंसर के इलाज को पूरी तरह बदल सकता है। यही उम्मीद है। ये हमें एक कदम आगे रहने का मौका देता है। हम कैंसर के वापस आने का इंतजार करने के बजाय उसे पहली बार में ही जड़ से खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो सिर्फ कैंसर की बात हुई। जाहिर है इस तकनीक की संभावनाएं यहीं खत्म नहीं होती होंगी। बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल ये समझने के लिए भी कर रहे हैं कि हमारे शरीर की मास्टर कोशिकाएं यानी स्टेम कोशिकाएं कैसे विकसित होकर दिल, दिमाग या लिवर की कोशिकाएं बनती हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसके हर कदम को टाइम वॉल्ट्स रिकॉर्ड कर सकता है। ये हमें बता सकता है कि एक कोशिका कब और क्यों एक खास रास्ता चुनने का फैसला करती है। और बाकी वैज्ञानिक समुदाय भी इसे लेकर काफी उत्साहित लगता है। जी, स्विट्जरलैंड में रैंडल प्लाट जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि एक बड़ा कदम है। ये हमें जीव विज्ञान के उन अंधेरे कोनों में झांकने की इजाजत देगा जहां हम पहले कभी नहीं पहुंच पाए। एक नए तरह का माइक्रोस्कोप जो समय में पीछे देख सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि जे शेंडियोर ने कहा, इस काम के लिए कुछ रचनात्मकता और कुछ हिम्मत की जरूरत थी। मतलब किसी ने कोशिका के एक 40 साल पुराने भुला दिए गए हिस्से उठाया और उसे एक शक्तिशाली आधुनिक उपकरण में बदल दिया। शेंडियोर ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, अगर वॉल्ट्स mRNA को स्टोर कर सकते हैं तो क्या हम उन्हें प्रोटीन या कोशिका की दूसरी यादों को स्टोर करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये इस तकनीक के भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। जी। और एक और शोधकर्ता थेरेसा लवलेस की प्रतिक्रिया तो बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि वो इस तकनीक को इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि क्रिस्पर आधारित रिकॉर्डर उनके अपने शोध के लिए सूटेबल नहीं थे। उनके शब्दों में, इस पेपर को पढ़कर तो मजा आ गया। ये दिखाता है कि फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए ये कितनी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा है। तो आज की हमारी चर्चा कोशिका के एक रहस्यमयी हिस्से से शुरू हुई जिसका कोई काम नहीं पता था, और एक ऐसी तकनीक पर खत्म हुई जो कैंसर के खिलाफ एक नया हथियार बन सकती है और जीवन की मूलभूत प्रक्रियाओं को समझने का एक शक्तिशाली जरिया भी। बिल्कुल। आज की बातचीत का सार यही है कि टाइम वॉल्ट्स हमें कोशिका के अतीत में झांकने का एक अनबायस्ड तरीका देते हैं। ये हमें पहले से ये तय करने के लिए मजबूर नहीं करता कि क्या महत्वपूर्ण है। ये कोशिका को अपनी कहानी अपनी भाषा में खुद बताने का मौका देता है। हम सिर्फ सुनते हैं, निर्देश नहीं देते। बिल्कुल। और इसी वजह से हम वो चीजें खोज पा रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सवाल पूछने का सोचा भी नहीं था। जाते जाते एक विचार। स्रोतों में बताया गया है कि वॉल्ट्स की खोज 1980s में हुई थी और उनका प्राकृतिक काम आज भी एक रहस्य है। इस नए आविष्कार ने उन्हें एक मकसद तो दे दिया है, लेकिन ये इंसानों का दिया हुआ मकसद है। क्या हो अगर उनका असली प्राकृतिक काम कुछ ऐसा हो जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है? क्या वे कुदरत के अपने रिकॉर्डर हैं जिनकी भाषा हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? हमारी अपनी कोशिकाओं के भीतर ऐसे और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं जो बस एक रचनात्मक दिमाग और शायद एक और YouTube वीडियो का इंतजार कर रहे हों।